कहानियां कहती हैं, जब हवाएं अपनी सांसें थाम लेती थीं, जब जमीन अपने सारे राज छुपा लेती थी, तब लॉस्ट लैंड्स में वीर कहानियां जन्म लेती थी। ये कहानी है भविष्य की। एक विनाशकारी महायुद्ध के बाद पृथ्वी पूरी तरह से वीरान और उजाड़ हो चुकी थी। अब इस वीरान धरती को लोग पृथ्वी नहीं कहते थे, इसे अब एक नए नाम से जाना जाता था, द लॉस्ट लैंड्स। कहानी की शुरुआत होती है ग्रे एलिस से, एक शक्तिशाली जादूगरनी जिसे प्यूरिटन टाउन के लोग एक खतरनाक डायन समझते थे। इन्हीं आरोपों के चलते एक दिन उसे फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। इस सजा की निगरानी कर रही थी एक महिला, ऐश, जो बाकी लोगों को यह दिखाना चाहती थी कि चर्च के खिलाफ जाने वालों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। जैसे ही ग्रे को फांसी दी जाने वाली थी, वह एक गार्ड को हिप्नोटाइज कर देती है। गार्ड को ऐसा भ्रम होता है जैसे वह खुद फांसी पर लटका हो। डर के मारे गार्ड रस्सी पर गोली चला देता है और इसी बीच ग्रे आजाद होकर वहां से भाग जाती है। ऐश जब यह सब देखती है तो गुस्से में उस गार्ड को मार डालती है और खुद ग्रे की तलाश में निकल पड़ती है। ग्रे धीरे धीरे चर्च के सिपाहियों को एक एक कर खत्म करने लगती है। आखिरकार वह ऐश के सामने आकर खड़ी हो जाती है, हाथ में चाकू लिए। ऐश बेखौफ होकर कहती है, अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। लेकिन ग्रे उसे मारने के बजाय उल्टा उसे फांसी पर लटका देती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले उसके साथ किया गया था। आजाद होकर ग्रे प्यूरिटन टाउन से बाहर निकल जाती है और अब वहां के लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं और कहते हैं, ग्रे एक महान जादूगरनी है जो कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। दूसरी तरफ अंधेरे और वीराने के बीच हम देखते हैं बॉयज को, एक साहसी लड़का जो एक सुनसान खंडहर में खड़ा है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक कुछ छिपे हुए लोग गन लेकर उसके सामने आ धमकते हैं। भीड़ उसे घेर लेती है और उस पर हमला बोल देती है। लेकिन बॉयज खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास था एक खुफिया और खतरनाक हथियार, एक 2 मुंह वाला जहरीला सांप। सांप बिजली की तरह हमला करता है, एक दुश्मन को डसता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। मौका मिलते ही बॉयज अपना सांप समेटता है और वहां से गायब हो जाता है, एक साए की तरह। उधर दूसरी ओर ग्रे को दिखाया जाता है, जो एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत एवलिन हॉल के साथ। एवलिन कोई मामूली औरत नहीं थी, वह एक पुरानी जादूगरनी और ग्रे की सीक्रेट सलाहकार थी, जो पुराने जमाने के अंधे रहस्यों को जानती थी। लेकिन सन्नाटा टूटता है जब वहां पहुंचती है क्वीन मिलांज अपने निष्ठावान सेनापति जेरेस के साथ। मिलांज की आंखों में एक खतरनाक सपना पल रहा था। उसे शेप शिफ्टिंग की शक्ति चाहिए थी ताकि वह खुद एक वेयरवुल्फ जैसी ताकत पा सके। वह ग्रे से कहती है, मुझे वे शक्ति चाहिए, चाहे जो भी कीमत हो। ग्रे उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती है और जवाब देती है, मैं तैयार हूं, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि इस काम के लिए मुझे सबसे खतरनाक शिकारी से सौदा करना पड़ेगा। मिलांज बिना झिझके हामी भर देती है और ग्रे वादा करती है, अगली पूर्णिमा यानी सिर्फ 6 दिनों में तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अंधेरा गहरा हो चुका है, खेल शुरू हो चुका है और इस बार दांव पर है पूरी लॉस्ट लैंड्स की तकदीर। कुछ देर बाद सेनापति जेरेस ग्रे से एक सौदा करता है। वह कहता है कि भले ही वह रानी का वफादार है, लेकिन अगर रानी ने शेप शिफ्टिंग की ताकत पाली तो खुद अपनी तबाही का कारण बन जाएगी। ग्रे को लगता है कि जेरिस जलन की वजह से ऐसा कह रहा है। वह जेरिस से इस जानकारी की कीमत मांगती है और जेरिस बदले में उसे एक घड़ी देता है। लेकिन यह घड़ी केवल एक टाइम पीस नहीं थी, यह पुरानी दुनिया की सबसे कीमती और रहस्यमयी चीजों में से एक थी। इसके बाद ग्रे अपनी जादुई शक्तियों से लॉस्ट लैंड्स का भविष्य देखने की कोशिश करती है। वह देखती है कि कई भेड़ियों ने शहर में आतंक मचा रखा है। दूसरी ओर हमें रानी मिलांज के बीमार पति ओवरलॉर्ड को दिखाया जाता है। वह बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर और लगभग लाचार, लेकिन रानी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और चोरी छिपे बॉयज के साथ नाजायज रिश्ते बनाया करती थी। एक बार बॉयज एक बार में बैठा होता है, तभी ग्रे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। ग्रे जानती थी कि लॉस्ट लैंड्स के रहस्यों की सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी के पास है तो वह बॉयज ही है। बॉयज शर्त रखता है कि अगर ग्रे उसे जुए में हरा देती है तो वह उसकी मदद करेगा। ग्रे उसकी शर्त मान लेती है और जुआ जीत भी जाती है। अब ग्रे बॉयज से कहती है कि अगर वह उसकी मदद करे तो इनाम में उसे वही रहस्यमयी टाइम पीस दे देगी। लेकिन तभी चर्च के सिपाही ग्रे की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं। बॉयज अपना खतरनाक 2 मुंहा सांप वाला हथियार निकालता है जो एक सिपाही को काट लेता है। मगर तभी
ऐश वहां आ जाती है और एक ही वार में बॉयज के सांप वाले हथियार को 2 हिस्सों में काट डालती है। हालात बिगड़ते देख ग्रे और बॉयज वहां से भाग निकलते हैं। इसी बीच चर्च का मुखिया पेट्रियार्क दिखाया जाता है। वह कहता है कि जादूगरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन चर्च के भीतर ही विद्रोह के बीज बोए जा चुके थे। लोगों के बीच चुपचाप एक पर्ची घूम रही थी जिसमें बगावत की योजना लिखी थी। कुछ समय बाद पैट्रियार्क को भी इस गुप्त योजना का पता चल जाता है। वह समझ जाता है कि अगर ग्रे को समय रहते रोका नहीं गया तो लोग उसे अपना मसीहा मानकर विद्रोह कर देंगे। इसीलिए पैट्रियार्क एवलाइन हॉल, जो ग्रे की साथी थी, को पकड़ लाता है। वह उसे भीषण यातनाएं देता है और आखिरकार एवलाइन सच बता देती है कि ग्रे रानी के आदेश पर शेप शिफ्टिंग की ताकत को हासिल करने निकली है। यह सुनकर पैट्रियार्क ऐश को तुरंत ग्रे को पकड़कर लाने का हुक्म देता है। उधर दूसरी तरफ जब ग्रे एक रात सो रही होती है तभी बॉयज चुपके से उसके पास आता है और चाकू उठा लेता है, लेकिन ग्रे चौकन्नी थी। वह तुरंत अपनी तलवार तान देती है। बॉयज हंसते हुए कहता है कि वह उसे मारने नहीं बल्कि एक बिच्छू को मारने आया था जो ग्रे पर हमला करने ही वाला था। अगले दिन ग्रे और बॉयज एक जगह पहुंचते हैं जिसे ट्रेडिंग पोस्ट कहा जाता है। वहां बॉयज के 2 पुराने साथी रोज और मारा उनसे मिलते हैं। बॉयज ग्रे से कहता है कि अगर वे शेप शिफ्टर को जल्दी खोजना चाहते हैं तो उन्हें एक शॉर्टकट लेना होगा, लेकिन वह रास्ता बेहद खतरनाक है। फिर भी ग्रे खतरों से खेलने वालों में से थी। वह बिना झिझक मान जाती है। रात को मारा और बॉयज के बीच कुछ रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं जहां मारा और बॉयज की करीबियां काफी गहरी नजर आती है। दरअसल बहुत लंबे समय बाद ये दोनों फिर से इस तरह साथ आए थे। अगली सुबह बॉयज मारा और रोज को अलविदा कहता है और ग्रे के साथ अपने अनजाने सफर पर निकल पड़ता है। सुनसान रास्तों से गुजरते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर रास्ते में एक पिंजरे में फंसे सूखे हुए जानवर के कंकाल पर पड़ती है, जैसे कोई अनजाना खतरा छुपकर उनका इंतजार कर रहा हो। उधर ऐश भी अपनी टीम के साथ ग्रे को ढूंढने निकल चुकी थी। महल में क्वीन मेलेंस को भनक लग चुकी थी कि पैट्रियार्क ने ग्रे और बॉयज को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा है। वो घबराई हुई पैट्रियार्क के पास जाती है, लेकिन पैट्रियार्क सीधे उस पर विश्वासघात का आरोप लगा देता है। मेलेंस लाख सफाई देती है मगर उसकी झूठी बातें पैट्रियार्क के सामने नहीं टिक पाती। फिर छुपकर वो ऐश को एक गुप्त संदेश भेजता है। मुझे सब पता चल गया है, रानी झूठ बोल रही है, ग्रे को जल्दी पकड़ो। अगर हम रानी की गद्दारी साबित कर पाए और बीमार ओवरलोड मर गया तो पूरा शहर हमारा होगा। इस बीच ऐश ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचती है और मारा रोज को पकड़ लेती है। क्रूर यातना के बाद मारा टूट जाती है और मजबूरी में बता देती है कि ग्रे और बॉयज स्कल रिवर की ओर जा रहे हैं। सच निकलवाने के बाद ऐश बेरहमी से मारा और रोज दोनों को मार देती है। उधर ग्रे और बॉयज ड्रिफ्ट नाम की एक वीरान और डरावनी जगह में पहुंच चुके थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी इमारत नजर आती है जहां एक केबल कार खड़ी थी। बॉयज बताता है कि यहां एक आदमी होता था जो पैसे लेकर लोगों को रास्ता पार कराता था, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह आदमी फांसी पर लटका हुआ है। ऐश यहां उनसे पहले पहुंच चुकी थी। जैसे ही ग्रे और बॉयज बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ऐश के सैनिक चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। ऐश बॉयज को मारा की लाश दिखाते हुए कहती है, अगर तुम ग्रे को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन ऐश की यह चाल काम नहीं आती। मारा की हालत देखकर बॉयज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ग्रे के साथ मिलकर ऐश के आदमियों पर टूट पड़ता है और खूनी संग्राम शुरू हो जाता है। पर ऐश भारी फौज के साथ आई थी। धीरे धीरे उनकी गोलियां भी खत्म होने लगती हैं। अब जान बचाने के लिए दोनों को भागना ही पड़ता है। वे किसी तरह केबल कार तक पहुंचते हैं। बॉयज लॉक तोड़ता है और केबल कार को चालू कर देता है। जैसे ही गाड़ी गॉर्ज के ऊपर से गुजरने लगती है, कुछ सैनिक भी उस पर चढ़ जाते हैं। ग्रे बिना वक्त गंवाए छत पर चढ़ती है और एक एक कर सबको नीचे खाई में फेंक देती है। गुस्साई ऐश अपने सैनिकों को केबल काटने का हुक्म देती है। केबल कटते ही गाड़ी एक तरफ झूलने लगती है, लेकिन तभी ऐश दूसरी केबल पर भी गोली चला देती है, जिससे गाड़ी एक दीवार के ढलान पर लटक जाती है। ग्रे और बॉयज किसी तरह दीवार पर चढ़ने लगते हैं। इसी बीच ऐश फिर गोली चलाती है, जो जाकर बॉयज के कंधे में लगती है। लेकिन ग्रे हार नहीं मानती। वह अपनी शक्तियों से ऐश को हिप्नोटाइज कर देती है और बॉयज को बचा लेती है। वहीं महल में क्वीन मेलेंस को पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह जानती थी कि यह बच्चा बॉयज का है।
पर अपनी सत्ता बचाने के लिए वह सबको यकीन दिलाती है कि ये ओवरलॉर्ड का वारिस है। अब जब सत्ता उसकी मुट्ठी में थी तो वह ओवरलॉर्ड को जहर देकर मार डालती है ताकि पूरा राजपाट उसी के हाथ में आ जाए। रात में बॉयस खुद से गोली निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी ग्रे आती है और उसके जख्मों की सिलाई कर देती है। अगले दिन दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और पहुंचते हैं शैडोवेन, एक ऐसी जगह जहां हर वक्त घना कोहरा छाया रहता था और सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती थी। चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें, मुरझाई हुई झाड़ियां और हवा में अजीब सी सरसराहट, जैसे यह जगह खुद जिंदा हो और हर घुसपैठी को निगलने के लिए तैयार बैठी हो। अभी वे वहां पहुंचे ही थे कि उन्हें ऐश की आवाज सुनाई देती है। जल्दी से दोनों एक पुराने टावर में छुप जाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वे चारों ओर कर्स्ड ऑयल फैला देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आग लगाई जा सके। थोड़ी देर बाद एक नाइट वुल्फ उनकी तरफ बढ़ता है। बॉयस तुरंत आग का घेरा बना देता है, मगर तभी भारी संख्या में नाइट वुल्फ्स आ धमकते हैं। वे लोहे की प्लेटें घसीट कर लाते हैं ताकि आग के घेरे के ऊपर से पुल बनाकर अंदर घुस सके। बॉयस एक क्यूर्ड ऑनेल का कैन किक मारकर गिरा देता है और गोली चलाकर धमाका कर देता है। इसी का फायदा उठाकर बॉयस एक राक्षस को लोहे की रॉड में दे मारता है और ग्रे गैस टैंक में आग लगाकर एक बड़ा धमाका करती है। यह सब देखकर टावर के ऊपर बैठा उनका लीडर अल्फा शेड भी हरकत में आ जाता है। वह आग के घेरे के बीच छलांग लगाकर ग्रे और बॉयस पर हमला कर देता है। ग्रे उसकी आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, फिर अपने हाथों से आग उत्पन्न करती है जो एक विशाल बवंडर का रूप ले लेती है। इस भीषण आग में सभी नाइट वुल्फ्स, यहां तक कि अल्फा शेड भी, जलकर राख हो जाते हैं। आखिरकार ग्रे और बॉयस वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उनका सफर जारी रहता है। ग्रे कहती है, इस जगह पर बहुत रहस्यमयी ताकतें थीं। सालों पहले किसी आदमी ने इस जगह की शक्तियों को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन यह धरती इतनी शापित थी कि जो भी यहां आया वो नाइट वुल्व्स में बदल गया। उधर चर्च में पैट्रियार्क ऐलान करता है कि ओवरलॉर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन रानी गर्भवती है और उसका बच्चा ही अगला ओवरलॉर्ड बनेगा। क्वीन के पेट में बच्चा होने की वजह से पैट्रियार्क की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। अब जब तक वो कोई नई योजना नहीं बनाता, उसे क्वीन मिलांज के सामने अच्छे बर्ताव का नाटक करना पड़ा। मिलांज भी कम चालाक नहीं थी। उसने जिराइस को अपने जाल में फंसा लिया ताकि बाद में उसकी फौज को अपने इशारों पर नचा सके। उधर बॉयस और ग्रे अब फायरफील्ड नाम की एक खतरनाक जगह पर पहुंच चुके थे। बॉयस कहता है, बस कुछ ही समय और फिर हम अपनी मंजिल पर होंगे। ग्रे उसे देखती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो अब भी वापस जा सकते हो। पर बॉयस मुस्कुराकर कहता है, अगर लौटूंगा तो तुम्हारे साथ ही लौटूंगा। लेकिन ग्रे जानती थी वो अपना मिशन कभी अधूरा नहीं छोड़ती, इसलिए दोनों आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे एक पुराने रेल ट्रैक वाली सुरंग से गुजर रहे थे, अचानक ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ग्रे बिना देर किए एक योजना बनाती है। वो सीधा पटरियों पर जाकर खड़ी हो जाती है, ट्रेन के आने का इंतजार करती है। ऐश उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम को आदेश देती है, लेकिन आखिरी पल में ग्रे पटरियों से दौड़ती है और एक छलांग लगाती है, जहां बॉयस पहले से तैयार उसे थाम लेता है। पीछे ऐश और उसकी पूरी फौज अनियंत्रित होकर गॉर्ज में जा गिरती है और वहीं उनका अंत हो जाता है। जब पैट्रियार्क को इस हादसे की खबर मिली तो उसने गुस्से में अपने बचे खुचे सैनिकों को इकट्ठा कर सत्ता हथियाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन तभी जिराइस और उसकी विशाल सेना आ धमकती है और चारों तरफ से घेर कर पैट्रियार्क और उसके गार्ड्स का हमेशा के लिए सफाया कर देती है। इधर महल में क्वीन मिलांज ये सब देखकर बेहद खुश थी। अब उसके सामने सत्ता छीनने वाला कोई नहीं बचा था। दूसरी तरफ बॉयस और ग्रे आखिरकार पहुंच गए स्कल रिवर नाम की उस डरावनी जगह पर। यह इलाका लॉस्ट लैंड्स के सबसे डार्क और खतरनाक हिस्सों में गिना जाता था। चारों ओर बिखरी पड़ी थी मरे हुए योद्धाओं की हड्डियां और हवाओं में बस मौत की गंध तैर रही थी। बॉयस और ग्रे एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग में पहुंचते हैं। रात गिरते ही ग्रे अपने हाथों में चांदी से बने नुकीले नाखून पहन लेती है, क्योंकि उसे पता था सिर्फ चांदी से ही वेयरवुल्व्स को हराया जा सकता है। बॉयस ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आसमान में पूरा चांद चमकने लगा था और तभी बॉयस का असली चेहरा सामने आता है। असल में जिस शेप शिफ्टर की उन्हें तलाश थी वो कोई और नहीं, खुद बॉयस ही था।
देखते ही देखते बॉयज की शक्ल पूरी तरह बदल जाती है और वह एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है। ग्रे तुरंत अपने जादू का इस्तेमाल करती है और अचानक सैकड़ों पक्षी आकर बॉयज पर हमला करने लगते हैं। मगर कुछ ही पल में जादू का असर टूट जाता है और बॉयज ग्रे पर झपटने ही वाला होता है। ग्रे फुर्ती से अपने चांदी के नाखूनों से बॉयज के शरीर पर गहरे घाव कर देती है, जिससे वो काफी कमजोर पड़ जाता है। ग्रे उस पर आखिरी वार करने ही वाली थी कि अचानक बॉयज भी अपनी बची खुची ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी वक्त बादल चांद के सामने आ जाते हैं और जैसे ही चांद की रोशनी गायब होती है, बॉयज पर वेयरवुल्फ का असर भी खत्म हो जाता है। जब बॉयज को होश आता है, वो खुद को जंजीरों में बंधा पाता है। ग्रे ठंडी आवाज में कहती है, मुझे पहले से पता था कि तुम ही शेप शिफ्टर हो। जब मैंने तुम्हारे घाव सीले थे, तभी तुम्हारे शरीर में चांदी डाल दी थी ताकि तुम्हारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होती जाए। ग्रे उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी बॉयज टूटी आवाज में कहता है, मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मगर उसी पल बादल हट जाते हैं और चांद की तेज रोशनी फिर से बॉयज पर पड़ती है। चंद लम्हों में ही वो फिर से एक भयंकर वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वो ग्रे पर जानलेवा हमला करने ही वाला था, लेकिन ग्रे बिना एक पल गंवाए सीधे उसके सीने को चीर देती है। ग्रे उस शेप शिफ्टर की खाल को उठाती है और वापस महल की तरफ लौट जाती है। शहर में चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी। लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। ग्रे अपना वादा पूरा करते हुए शेप शिफ्टर की खाल ज़राइस को सौंप देती है। ज़राइस मुस्कुराकर पूछता है, हमारे बीच जो डील हुई थी उसका क्या? ग्रे बिना एक झिझक के जवाब देती है, मैंने रानी के प्रेमी को खत्म कर दिया है। अब रानी सिर्फ तुम्हारी होगी, यही तुम्हारी असली ख्वाहिश थी। जब ज़राइस ने शेप शिफ्टर को क्वीन मिलांज के सामने सौंपा, तो उसे सच्चाई का पता चलता है कि यह शेप शिफ्टर किसी और का नहीं बल्कि उसके प्रेमी बॉयज का था। यह देखकर क्वीन मिलांज का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने खुद अपने हाथों से यह क्या करवा दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। ज़राइस उसे समझाने की कोशिश करता है, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्वीन गुस्से से बेकाबू हो जाती है और सिर में लगी अपनी पिन निकालकर ज़राइस को वहीं मार डालती है। पूरा महल सन्नाटे में डूब जाता है। क्वीन मिलांज बॉयज के गम में पूरी रात रोती रही, जब तक सूरज की पहली किरण शेप शिफ्टर की खाल पर नहीं पड़ी। और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो खाल जलकर राख बन गई। लेकिन दूसरी तरफ बॉयज की कब्र के पास अचानक कुछ हलचल होने लगती है। मिट्टी हिलती है और फिर कुछ ही देर में बॉयज जिंदा हो जाता है। अब उसके मन में बस एक ही बात थी, ग्रे को ढूंढना और उसे खत्म करना। ग्रे सामने आती है और कहती है, मुझे पहले से सब पता था कि तुम असल में क्वीन मिलांज से प्यार करते थे। बॉयज गुस्से में बंदूक तानता है, लेकिन ट्रिगर दबाने पर उसे एहसास होता है उसकी बंदूक तो खाली है। बिल्कुल भी वक्त न गंवाते हुए वो चाकू लेकर ग्रे पर झपटता है, मगर ग्रे भी तैयार थी। अब दोनों के गले पर एक दूसरे के चाकू सटे हुए थे। तभी एक पल के लिए ग्रे हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, यही तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहे। यह सुनकर गुस्से में भरे बॉयज के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर सारी लड़ाई, सारा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। बॉयज और ग्रे हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एलिट विजन फॉर मोर एपिक, थ्रिलिंग एंड पावरफुल मूवी स्टोरीज लाइक दिस वन। मिलते हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।